जय हिंद दोस्तों, मैं छवि श्रीवास्तव आज डिस्कस करूंगी आपके साथ मुद्दा जो कि सुर्खियों में आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज 2 जनवरी 2021 के बाद। क्या है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज, इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज एडेड हैं एडवोकेट राहुल तिवारी सर फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट और एडवोकेट निशांत मिश्रा सर फ्रॉम लखनऊ हाई कोर्ट। I welcome you to this meeting, sir. Thank you, Chaviji. Thank you, Chaviji. So, before moving further on this topic, I would like to give you a small gist कि ये press release है क्या. तो all this states that कि Bar Council of India is of the view that any student who wants to be a part of judicial services or who wants to give the exams of judicial services must have a 3 years experience prior to it. So I would like to repeat my words and emphasize on the very first sentence of mine, which is कि Bar Council of India is of the view. It nowhere states कि this has become already a rule. ये उनका opinion है. This is what they think. This is what Bar Council of India thinks. So now moving further, आइए हम बात करते हैं अपने दोनों एडवोकेट से कि उनका इस बारे में क्या ओपिनियन है। सो सबसे पहले आई टॉक टू राहुल तिवारी सर। सर, आपका क्या ओपिनियन है कि जो ये प्रेस रिलीज 2 जनवरी 2021 को आई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, क्या वो चीज सही है? क्या ये जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है LLB ग्रेजुएट से, क्या वो चीज होनी चाहिए या ना नहीं होनी चाहिए? मैम, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैम देखिए, इसके 2 पर्सपेक्टिव बनते हैं हमेशा, ठीक है। आप अगर किसी स्टूडेंट से पूछिए उसे क्या चाहिए कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो कहेगा नहीं होनी चाहिए, वी शुड बी एलिजिबल टू गिव द एग्जाम। वो अपनी जगह सही है। तो मैम किसी भी जो एक सब्जेक्टिव चीज होती है ना मैम, तो उसके लिए क्या होता है कि हमेशा उसके पीछे 2 सवाल उठते हैं। सवाल अभी ये है कि बार काउंसिल ने जो प्रेस रिलीज किया, क्या ये सही है या क्या ये गलत है, ठीक है। तो इसका जवाब देने का तरीका 2 है। पहला तरीका ये है कि आप क्या चाहते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि सही क्या है। अगर आप मेरे से पूछे, मुझे 2 साल हो गए हैं वकालत में, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछे कि मैं क्या चाहता हूं, मेरे हिसाब से क्या सही है, इंडिविजुअली एडवोकेट राहुल तिवारी के हिसाब से, तो मैं कहूंगा नहीं होना चाहिए। क्यों? कि मैंने LLB कर ली, मैंने 5 साल पढ़ाई करी, मेरा LLM हो गया, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मेरा ये है कि मैं एक जज बनना चाहता हूं, और मैं अपने आप को एक वकील के रूप में ना देख के मैं अपने आप को एक जज के रूप में देखता हूं कि यस, मुझे अपने करियर में एक जज बनना है, GMFC बनना है, उसका प्रमोट हो कि मैं एडजस दूंगा, कि एक टारगेट है कि मैं डायरेक्टली हाईकोर्ट तक पहुंचूं, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि सही क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूंगा एक्सपीरियंस बिल्कुल होना चाहिए। अब इसमें 2 चीज और आ जाती हैं कि पहला, बार काउंसिल ने ये चीज किया, क्या उनको ये करने का हक है? तो उनकी पहली एक वकालत में, लॉ में एक लाइन होती है, लोकस स्टैंडी। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो पहली बात, वो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बार काउंसिल ने सिर्फ एक रिकमेंडेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट को, और वहां पे विधि की रिपोर्ट, एक जजमेंट का हवाला दिया था, एसोसिएशन ऑफ जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका जजमेंट मार्च 21 2002 को आया था। मार्च 2002 में इसका जजमेंट आया था, और जिसमें 1993 में जो जजमेंट आया था, उसके जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करके इस चीज को हटाया था। उन्होंने कहा था कि शेट्टी कमीशन 93 का एक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट AOR बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम सेकंड जज केस भी कहते हैं। 98 में शेट्टी कमीशन आई। शेट्टी कमीशन से पहले जजेस की राय लेने के लिए कि एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, तो एक रैंकिंग कमेटी भी बनी थी 1924 में। उन्होंने भी ये राय दी थी कि 3 साल में ऐसा कुछ वो सीख नहीं लेता है, बहुत सारी चीजें, जिससे मैं डिसएग्री करूंगा। मैंने तो 1 साल की वकालत में बहुत ज्यादा खुद सीखा है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके का मेंटोर मिल गया। मैं भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। और दूसरा,
उसके बाद शेट्टी कमीशन ने भी ये कहा कि इनकी एक तो सैलरी बहुत कम होती है, सैलरी को बढ़ाया जाए, उनके वर्क कंडीशंस को दिया जाए, उन्हें प्रॉपर, जो दो इंपॉर्टेंट चीज कही थी कि एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए इनिशियली, और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, बिकॉज उससे क्या है कि जो हमारे पास जो बेस्ट टैलेंट है वो जुडिशियरी से ड्रिफ्ट कर रहा है और दूसरी सर्विस की तरफ जा रहा है। तो ये दी थी, और इस चीज का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को साइट करके अपने जजमेंट का रेशियो ये दिया कि 3 years मैंडेटरी एक्सपीरियंस शुड बी डन अवे, एंड इंस्टेंट आप उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो उस वक्त 2002 में सही था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट, आज जो बार काउंसिल का ये रिकमेंडेशन है वो एकदम सही क्यों बैठता है मैम? बिकॉज आप 18 साल के डेवलपमेंट को देखिए क्या हुआ। 2002 में फंक्शनिंग एनएलयूज कितने थे? एक एनएलएस बैंगलोर था, और शायद नालसार और एनएलआईयू भोपाल के शायद एक बैच पास आउट हुआ था, पास आउट होने वाला था। तो उस समय हमारे पास सिर्फ 3 years एलएलबी के ही कोर्सेज होते थे, जो कि अल्टीमेटली 3 years एलएलबी करने वही बच्चा होता था जिसको अपने लाइफ में कुछ और करना होता था, बस वो एलएलबी एक बैकअप ऑप्शन के लिए रखता था। आज जब एक लड़का 10th पास करके 11th में जाता है, वो पहले से माइंड वेकअप करता है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे 12th के बाद क्लैट का, आईलेट का और सिम्बाइसिस, बाकी दूसरे सारे लॉ के एग्जाम्स देने हैं, और मुझे एलएलबी करना है, ठीक है। और आज के टाइम में आप देखिए तो हर स्टेट में एक एनएलयू है, उस समय जब 2002 में जब ये जजमेंट आई थी, तब नेशनल, जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि जो भी सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होते हैं, पहले उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के जो इंस्टीट्यूट है उनका मसूरी में, उन्हें वहां पे 1 साल की ट्रेनिंग मिलती है, फिर उन्हें 1 साल फील्ड ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग से आ रहा है। लेकिन जब 2002 में जब ये जजमेंट आया था, तो उस समय इंडिया में केवल 2 जुडिशियल एकेडमी थी, एक शायद नॉर्थ ईस्ट में थी और एक सिकंदराबाद में थी। उसके बाद पिछले 18 साल में क्या हुआ, इस देश में 24 स्टेट जुडिशियल एकेडमी बन गई, जो डायरेक्ट हाईकोर्ट उन्हें गवर्न करता है। एक नेशनल जुडिशियल एकेडमी बनी भोपाल में। ये डेवलपमेंट आया है पहले तो, और 5 years आप ये देखिए कि इसलिए क्यों हुआ, ताकि हम जजेस को अच्छी ट्रेनिंग दे पाए, और जब एक फ्रेश टैलेंट को हम, जो लड़का जुडिशियरी क्रैक कर देता है, उसे हम जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्रैक करता है, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे। अब इसके पीछे आप थोड़ा पीछे और जाइए, जो एनएलयूज थे उनके बनाने के पीछे का पर्पस क्या था, कि जो हमारे पास बेस्ट टैलेंट है, जो सिर्फ 2 फील्ड में जा रहा है, या तो वो इंजीनियरिंग में जा रहा है बिकॉज उस समय आईआईटीज थी, या वो मेडिकल लाइन में जा रहा है, और इंजीनियरिंग करने के बाद वो अगेन, क्योंकि उसे एक अच्छी एजुकेशन मिल जाती थी आईआईटीज में, एनआईटीज में, वो आईएम्स में एमबीए करके वो यूजुअली बाहर चले जाता था। तो एक मोटिव ये था कि जो हमारे पास जो बेस्ट टैलेंट है, जो आईआईटीज की तरफ जा रहा है, जो मेडिकल लाइन की तरफ जा रहा है, वो बच्चा अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसे वैसे टैलेंटेड बच्चे लॉ में भी आने चाहिए। ये हमारा मोटिव था एनएलयू बनाने का। तो पहले हमें ये देखना है कि क्या एनएलयू बनाने का पर्पस सॉल्व हुआ। आज के टाइम में जो एनएलयू में बच्चा जा रहा है, जो एक अच्छी एजुकेशन ले रहा है, गलती उसकी भी नहीं है, एक्चुअली एनएलयू की फीस इतनी ज्यादा है। एक बच्चा एनएलयू में पढ़ने के बाद 15-16 लाख रुपए खर्च कर चुका होता है, तो वो यही चाहता है, और मैक्सिमम बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब मिल जाए, मैं अपना एक इस एजुकेशन लोन को खत्म करूं, और मैं एक ऐसी करियर की तरफ जाऊं जहां पे मेरे को फिक्स पे मिले। वहां पे वो गलत भी नहीं है। और दूसरा, जब उसे पता है कि उसने इतनी मेहनत करी है, उसने इतने एग्जाम्स, हार्ड एग्जाम को क्रैक किया है, 5 साल एक रिग्रेस एलएलबी करी है, तो वो वकाल जो कोर्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, बार की तरफ नहीं जाते हुए वो कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जा रहा है। तो पर्पस तो यहाँ पर भी दिक्कत हुई। और दूसरे, जो बच्चे प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं, विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी की रिपोर्ट हर जगह साइट की जाती है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी क्या है। ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसका मोस्ट ऑफ द काम रिसर्च में रहता है, और ये सेम ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2016 में एडवाइजर थी, जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को 2016 का ड्राफ्ट किया जा रहा था। इसने 2 रिपोर्ट निकाली। पहली रिपोर्ट ये थी कि जो बच्चे आज के टाइम में वकालत में जा रहे हैं, तो उनकी शुरुआती 2 साल में वो 10,000 से भी कम रुपए कमाते हैं। 79% ऑफ ऐसे एडवोकेट हैं।
उन्होंने एक चीज ये कही। दूसरा, उन्होंने एक रिपोर्ट, और ये भी जब पिछले साल 2019 में, सॉरी, जब एक 21 साल के बच्चे ने राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम क्रैक किया, तब उसको ये कहा गया, तब उसके बाद विधि की दूसरी रिपोर्ट भी एम्पेरिकल रिसर्च आप समझते होंगे कि उसमें आप सिर्फ रिपोर्ट्स को स्टडी नहीं करते या पेपर्स को स्टडी नहीं करते, उसमें आप बकायदा हर जगह से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, फिर अपने रिजल्ट का जो हाइपोथेसिस है वो उस चीज को प्रूफ करते हैं। तो जब 21 साल का जो कैंडिडेट था जिसने राजस्थान जुडिशरी का जो टॉपर बना था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो रिसर्च कंडक्ट करी थी, उन्होंने ये दिखाया था कि मोस्ट ऑफ द फ्रेश एडवोकेट्स इनकेपेबल होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, और उनका बिहेवियर थोड़ा रूड होता है। अब इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहली बात, बहुत सारी ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, जुडिशरी में बच्चों को बैठने देना चाहिए, ये है। और अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई, और जो लड़का स्टार्टिंग से जज बनना चाहता है वो ड्रिफ्ट कर जाएगा वापस से। इसके पीछे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जिस जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है 2002 का और 1993 का जजमेंट, 1993 के जजमेंट ओवरऑल नहीं हुआ था। 1993 के जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट एवार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो ये बात 3 इयर्स मैंडेटरी प्रैक्टिस को लागू करने की बात की गई थी, सिर्फ उस चीज को उन्होंने ओवररूल किया था। अब पहले इस चीज को समझिए कि क्या और 2002 के जजमेंट में और दोनों जजमेंट में इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का ये डिक्टा था कि जुडिशियरी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे एक सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं या बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, ये कोई एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये एक अपने आप में एक अलग ही सर्विस होती है, ठीक है। अब आप जैसे आप ऐसे इमेजिन करिए, जब आप एक सिविल सर्वेंट के ऑफिस में जाते हैं, उसका चेयर और आपका चेयर एक बराबर रहता है, लेकिन जब आप एक कोर्ट जाते हैं तो जज का जो पेडेस्ट्रल है वो हमेशा ऊपर होता है। आप एक जज को हमेशा माय लॉर्डशिप करके बोलते हैं, जज, ठीक है आप। और दूसरा ये है कि मेरा ये सीरियसली मानना है, 2 चीजें हैं कि सबसे पहली बात, अगर आप बहुत हार्ड एक एग्जाम करवाइए, जुडिशियल सर्विस एग्जाम जो एक बहुत हार्ड होती है, जिसमें एटलीस्ट उसके प्रॉपर तैयारी करने के लिए ही 1.5-2 साल की कड़ी मेहनत लगती है, तो उससे अगर आप बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं तो उससे आप टैलेंटेड बच्चे तो सिलेक्ट कर ले रहे हैं कि ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, इन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, ये हमारे जजेस हैं। लेकिन वो अच्छा जज बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, नॉट ओनली कोर्ट एक्सपीरियंस, एक लाइफ का एक्सपीरियंस कितना है। बिकॉज आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है आपके तजुर्बे से। जैसे आप जैसे अभी आप सर, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। बिल्कुल, आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे मैं अग्री करती हूँ, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे मेरे खुद के, आपकी बातें सुन के बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ पूछने से पहले और निशान सर का ओपिनियन लेने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज बता दूं कि जो 2002 जजमेंट की बात हो रही है, मैं आपको ये बता दूं कि बीसीआई उसी जजमेंट का मॉडिफिकेशन चाहता है, क्योंकि वहां पे वो 3 इयर्स एक्सपीरियंस को कोर्ट ने डिनाई कर दिया था कि उसकी जरूरत नहीं है, बट बीसीआई नाउ वांट्स टू गेट दैट ऑर्डर मॉडिफाइड। अब बहुत सारे आई थिंक निशान सर कि आपके दिमाग में भी बहुत सारे काउंटर्स आए होंगे आफ्टर लिसनिंग टू राहुल सर। सो सर, आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन ऑन दिस कि आपका क्या मानना है कि whether this thing is सही, करेक्ट, कि ये चीज होनी चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, उसकी अलग सिग्निफिकेंस है, या फिर वो बच्चे जो पोस्ट एलएलबी सीधे जुडिशरी क्रैक करके जज बन जाते हैं, वो भी अपना उनका वो तरीका सही है। So what is your opinion on this? First of all, Shaviji, thank you for making a participant in this very good discussion. राहुल जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीजें। अब जैसे राहुल जी ने स्टार्टिंग में ही बोला कि उनका ओपिनियन क्या है और सही क्या है, ये 2 अलग बातें हैं जी। अब सही क्या है, इसमें भी जरूरी है कि इसको भी हम पोस्टमार्टम करें और ये निकालें कि वो चीज कितना सही है और कितना गलत है। जी। बात हो रही है एक्सपीरियंस की। अब एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है कि मैं अगर 90 साल तक प्रैक्टिस करता रहूंगा तो भी ये जो टर्म है ना प्रैक्टिस, इसीलिए वकालत को प्रैक्टिस कहते हैं, क्योंकि इस लाइफ टाइम आपको प्रैक्टिस करना है। यू नेवर गेट परफेक्ट इन इट। 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल का हो, 7 साल का हो, 20 साल का हो,
लोगों को 50 साल लग जाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, लोग 5 महीने में भी सीख जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है कि एक्सपीरियंस अगर है तो कितना होना चाहिए। रह गई बात इन चीजों की कि एनएलयूज पहले थे या अभी नहीं, अभी एनएलयूज में बेहतर पढ़ाई हो रही है। मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं इंटर्नशिप्स करने, पर मेरे को कोई वो क्रक्स नहीं दिखता है कि एनएलयू है या कोई अगर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रहा है तो कोई बहुत फर्क होगा। सब लोग लगभग एक ही पैरामीटर से आते हैं, करिकुलम्स में बेहतर हो जाते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन एक्सपीरियंस तब भी करिकुलम से नहीं मिल रहा है। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये रिकमेंडेशन दे रही है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेजेस और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका ईमानदारी से सर्वे कर ले, वो देख ले कहाँ पे लाइब्रेरी है, कहाँ पे सही तरीके से मूड कोर्ट्स होते हैं, कहाँ पे एलिजिबल टीचर्स हैं। हमें पढ़ाने वाले ही जब सही नहीं है, हमें एक्सपीरियंस देने वाले ही सही नहीं है, तो हम एक्सपीरियंस को काउंट कैसे करेंगे। दूसरी बात आई थी यहाँ पर कि हम जब एक्सपीरियंस लेने जाते हैं तो हम अपनी हैसियत के अनुसार वकील पकड़ते हैं कि हमारे सीनियर ये होंगे। कई बार हमारे पेरेंट्स रिकमेंड कर देते हैं, कई बार ये होता है कि अच्छा हम हमारे जान पहचान में कोई सीनियर लॉयर है तो हम उसके यहाँ चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी राह देखते लॉयर्स हैं उनसे भी बात करते हैं कि सर मैं आपके अंडर में आना चाहता हूँ। अब ऐसे में जो बच्चा आया है अभी नया बच्चा कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो बच्चा भी कभी कभी भटक जाता है कि नहीं मुझे सही एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। फिर 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये कौन सा पैरामीटर होगा कि वो ये तय करेंगे कि ये एक्सपीरियंस सही था, है ना। 3 साल बाद भी वो बच्चा स्क्वायर वन पे है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हाथों हाथ बन जाते हैं, लेटर हेड पे हमें बना दूं 3 महीने की इंटर्नशिप, 6 महीने की इंटर्नशिप, वो एक सर्टिफिकेट है। बहुत सारे बच्चे जैसे कि राहुल जी ने खुद ही बोला कि 1-1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो पीसीएसजे का एग्जाम देता है। लॉ कंप्लीट होने के बाद कोई 3 साल मेहनत कर लिया रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, दैट एक्सपीरियंस विल काउंट। फिर आप वकालतनामे मांगेंगे कि हमें 50 वकालतनामे दिखाइए आप 3 साल में, या 20 वकालतनामे दिखाइए कि आपने इतने मुकदमे लड़े होंगे। अब हम मुकदमे नहीं पकड़ पाए क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे। इवेंचुअली वो क्राइटेरिया फिर बढ़ता ही जाएगा कि पहले तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर हो सकता हो कि वो एक्सपीरियंस कहीं से भी आ रहा है, फेक सर्टिफिकेट जैसे कि आपने बताया कुछ भी, तो फिर वो क्राइटेरिया बढ़ा देंगे कि इतने आप वकालतनामे पेश करिए कि हाँ आपने ये 3 साल प्रैक्टिस करी है, दिस शोज कि आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है। ना ओवर टू यू राहुल सर, आपकी बातों से जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आए, one more thing I would like to add, sorry to interrupt, एक चीज मैं और ऐड करूंगा, sorry to interrupt here, जी सर, कि वो भी एक्सपीरियंस कागज पर ही आएगा। अब अगर हम बात करें जुडिशियल एग्जामिनेशन की, हम रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं दोनों, प्री और मेंस, फिर हम इंटरव्यू लेते हैं। अगर उन्हीं एग्जामिनेशंस में हम साइकोलॉजिकल टेस्ट बढ़ा दें, एप्टीट्यूड टेस्ट बढ़ा दें, तो ऑब्वियसली उस बच्चे की धारणा क्या है, सोच क्या है, डिसीजन मेकिंग है कि नहीं। 17 साल का लड़का जो 12वीं पास करके आता है वो एनडीए का एग्जाम देता है, एसएसबी क्लियर करता है और जाके सरहद की सेवा कर सकता है। तो वो बच्चा जो 21 साल की उम्र में लॉ पास हो गया, ठीक है, वो 5 साल पढ़ के आ रहा है लॉ, हम उसके करिकुलम में एक्सपीरियंस जोड़ें, हम उसके एग्जामिनेशन में एक्सपीरियंस जोड़ें, और अभी पीसीएसजे की बात हो रही है, बीसीआई ने रिकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट को। Now, सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो नॉट लेजिस्लेट, ये काम होगा फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि वो यूपी पीसीएसजे अगर है, उत्तर प्रदेश का अगर सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराना है तो उसके लिए एक बॉडी बनी हुई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रिकमेंड टू लॉ कमीशन कि भाई ये रिकमेंडेशंस हैं, इतने चेंजेस कर। अल्टीमेट आएगा कि लेजिस्लेशन क्या चाहता है। अब वहां पे अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन की, तो आई फेवर दिस थिंग कि 2 एग्जाम पास करके कोई जज के लायक नहीं हो जाता। बहुत सारे जजेस भी ऐसे हैं जो सही डिसीजंस नहीं दे पाते हैं, या फिर गलत होते हैं तभी उनको ओवररूल किया जाता है, अपील होती है तभी रिवाइज होता है, तभी रिकॉल होता है। इसीलिए ये सारे प्रोसीजर्स हमारे को प्रोसीजरल लॉज में दिया हुआ है, क्योंकि जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन स्टिल वहां पे अगर हम बात करें कि एक्सपीरियंस को लेकर के सिर्फ, तो मुझे लगता है कि अगर हम जुडिशियल एग्जामिनेशंस को चेंज करें, तरीकों को चेंज करें, करिकुलम में चेंजेस लाएं, एक्सपीरियंस को डिफाइन कर दें अगर, तो फिर समझ में आएगा। ये 3 साल 5 साल का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो 5 साल हो गए मेरे को लॉ करते, मैं आज तक नहीं सीख पाया हूँ कैसे करूँ, मैं अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो एक्सपीरियंस इज समथिंग जो लाइफ टाइम चलता है। बिल्कुल सर, जिसपे आपने बोला था कि तभी एक शब्द यूज होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, क्योंकि सीखना तो आपको पूरे जीवन है।
ना ओवर टू यू राहुल सर, जितनी आपने जो भी बातें बोली थी और निशान सर को सुनने के बाद जो मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा काउंटर क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि जो हम इतनी देर से एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग कि कोई भी बच्चा जो कि जुडिशरी क्रैक करता है, एक ट्रेनिंग पीरियड, एक ट्रेनिंग सेशन में वो जाता है सबसे पहले। तो जो हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे कि वो मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है, या फिर पोस्ट एलएलबी उसने तुरंत एलएलबी करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्रैक कर दी जुडिशरी एंड ही जॉइंड एज अ जज, तो क्या वो एक्सपीरियंस का फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता? आखिर उस ट्रेनिंग की भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। उस ट्रेनिंग में भी तो हम एनालाइज करते हैं कि वेदर दैट स्टूडेंट, दैट पर्सन इज केपेबल इनफ टू एंटर इनटू जुडिशरी। तो फिर उस ट्रेनिंग का क्या महत्व रह जाएगा? जी राहुल। बोलो मैम। जी जी सर जी। मैम जब एक बच्चा जज बन जाता है, ठीक है, मैं दो बातें बोलना चाह रहा था इससे पहले मेरे पास काउंटर क्वेश्चन आ गया है। मेरा ये कहना था उस टाइम भी, जो मैं अभी भी कहूंगा, और इस बात को मैं और अब सपोर्ट कर सकता हूँ बिकॉज जो काउंटर क्वेश्चन मिले हैं, बिकॉज अब मैं उसको अच्छे से जवाब भी दे सकता हूँ उस बातों का। जी सर। कि सबसे पहली बात जो मैं पहले बोल रहा था, आप एक टैलेंटेड बच्चे को जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी है ये हमेशा तजुर्बे से आती है। तजुर्बा कैसे आता है, आप एक्सपीरियंस कैसे आता है, आपके काम करने से आता है। ठीक है मैम, आप कोई लड़का है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है जी। उसकी डिसीजन आप खुद से बताइए। एक लड़का है जो एलएलबी का गोल्ड मेडलिस्ट है, एक लड़का है जो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है लेकिन इक्वली पढ़ने में अच्छा है, उसके डिस्टिंक्शन नंबर रहे हैं जी। वो दोनों, एक 3 साल बैठ के तैयारी करता है एलएलबी के बाद और एग्जाम क्रैक करता है, ठीक है, फर्स्ट रैंक ले आता है। ठीक है, दूसरा जी। बच्चा उसने 3 साल उसने प्रैक्टिस करी, उसे एक अच्छा सीनियर मिला, मैं उस सारी चीजों पे आऊंगा। ठीक है, उसे एक अच्छा सीनियर मिला, उसने प्रैक्टिस करी, उसने भी एग्जाम निकाला, उसकी 7th या 8th रैंक आई है, लेकिन उसके पास उसने 3 साल कोर्ट प्रोसीडिंग सारी देखी है, उसे पता है कि काम कैसे होता है, जजेस के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, जज कैसे क्रॉस एक्यूज को, इवन विटनेसेस को। ठीक है, तो अब आप बताइए कि उन दोनों में से बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल किसकी हो, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको 2 परफेक्ट केसेस दे सकता हूं जो मैंने अपने खुद उस केसेस पे वर्क किया है। आप बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जी जी निशान सर, आप कुछ कहना चाहते मैं हैं? आंसर दूं क्या? जी हाँ जी, देखिए, चूंकि एग्जामिनेशन ही ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉ और जीएस बेसिस, एग्जाम के बेसिस पे तो आप कहीं से भी नहीं तय कर रहे हो ना कि वो 3 साल एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आ रहा है। सर वही तो ठीक मैंने है, आपको कहा कि मुझे आप तो बताइए कि वो एग्जामिनेशन 2 रिपोर्ट बच्चों में चाहिए। से बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल किसकी होगी, क्योंकि उसके बाद नॉट, ही मैं रैंकिंग रिपोर्ट को साइड करूंगा और फिर विधि की रिपोर्ट जो है वो सबको साइड करके मैं अपनी बात को साबित करने की कोशिश करूंगा सर। ठीक है, अब जो 5 साल बच्चा नहीं डिस्टिंक्शन ला पाया, हो सर सकता है वो 5 साल मैं एक्सपीरियंस ले रहा पढ़ाई हो। में बोल सकता हूँ, मैंने मेरे हमेशा डिस्टिंक्शन होल्डर रहे हैं, मैंने 3 साल एलएलबी के बाद बैठ के तैयारी करी, तो एक सर्टिफिकेट बनवा लिया। चलिए हम सारे लूपहोल्स को भी देख के चलते हैं। मैं और वो नहीं कह आपने रहा, मैं सर कह रहा दिन रात कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखी, फाइलिंग करवाई, साथ साथ घर आके तैयारी भी करी, तो सर आप बेटर, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स ज्यादा अच्छी होगी या मेरी होगी? आप मुझे बस इस बात के जवाब दीजिए सर। मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस आंसर में कि जनरली जब मैं पहली दफे कोर्ट गया तो मुझसे बोले कि कोर्ट में आने से पहले तो एक जूता घिस जाता है तब एक्सपीरियंस आता है। जी सर। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं सस्ता जूता खरीद लूंगा, जल्दी घिसेगा, जल्दी एक्सपीरियंस आएगा। तो ये वही चीज है कि हो सकता है वो बच्चा जो 5 साल लॉ में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दरमियान वो इंटर्नशिप्स और वो कोर्ट सर मैं प्रैक्टिसेस दोनों पैरामीटर को सेम रख के चल रहा हूँ सर, पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन जो एक है वो एकदम सीरियस स्टूडेंट है, उसने मूड कोर्ट्स वगैरह भी करे हैं, उसने पूरा टॉप किया है, और दूसरे ने भी पढ़ाई में इक्वली अच्छा है, उसने भी मूड कोर्ट्स करे हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, लेकिन उसने फिर 3 साल प्रैक्टिस भी करी है, तो मुझे उसने लगता है जज के सामने केस में आर्ग्यू भी किया है। तो किसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी होगी, क्योंकि उसने प्रोसीडिंग इस तरीके का भी देखा है, उसने देखा है कि पुलिस कैसे फोर्सफुल कन्फेशन लेती है, कैसे जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, उसको इस चीज का आइडिया है।
तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स उन दोनों बच्चों में, क्या उस रैंक 1 की डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी होगी या उस 7th रैंक वाले की डिसीजन, क्योंकि ठीक है उसे तैयारी का भले उतना अच्छा टाइम ज्यादा ना मिला हो, इसलिए मेंस में उसके थोड़े नंबर कम रह गए हो, बट आई एम श्योर कि इंटरव्यू में दोनों के नंबर बराबर ही रहेंगे क्योंकि गिवन द एक्सपीरियंस। तो सर मुझे इस बात लगता की है जवाब देने जी जी आगे जी, बढ़ते हैं। मुझे लगता है निशांत सर आपका सवाल समझ चुके हैं, बस वो एक बैकग्राउंड के साथ आपका आंसर काउंटर करने के लिए आ रहे हैं, सो लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट। जी ठीक सर। है सर। देखिए मैंने वही बताया ना कि एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस काउंट्स, लेकिन एक्सपीरियंस का एप्टीट्यूड आप कहाँ ले रहे हो? प्री मेंस इंटरव्यू कहीं पे भी आपने एक्सपीरियंस को तो दिखाया ही नहीं। आप इंटरव्यू में भी जाते हो तो पूछते हैं सीपीसी सेक्शन 80 क्या होता है, अच्छा आपका नाम क्या है, एफिडेविट कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब इंटरव्यू भी जो होता है ना, उसके मार्क्स जो निकल के आते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप प्री और मेंस तो क्वालिफाई करो पहले, तब इंटरव्यू तक पहुंचोगे। प्री मेंस सर में मैं तो कहीं पे बस भी आपसे ये एक्सपीरियंस पूछ नहीं रहा आ हूँ कि रहा। एक सेकेंड एक बच्चे, सेकेंड। दो बच्चे जज बन चुके हैं, इंटरव्यू क्रैक कर दिया, मेरिट लिस्ट में नाम है, उनके घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन आप एज अ थर्ड पर्सन किसे बोलेंगे कि इस लड़के की डिसीजन मेकिंग स्किल ज्यादा अच्छी होगी या इस लड़के की डिसीजन मेकिंग स्किल ज्यादा अच्छी होगी? पहली चीज तो यही है कि सिंस जज होना एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो सेवा करने तो जा रहे आप हैं, एक मुकाम पे समाज पहुंचे सेवा हैं, में जा रहे हैं। आप एक मुकाम पहुंचे हैं, आपने इतना बड़ा एग्जाम को क्रैक किया है, आप एक मुकाम पे पहुंचे हैं, अब आप कितने लोगों के जीवन में एक डिफरेंस ला सकते हैं, तो ठीक है सर, आप उस चीज की खुशी मना रहे हैं कि चलो अब मैं एक नई लड़ाई करने जा रहा हूँ। लेकिन मेरा आपसे बस ये सवाल है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स किसकी ज्यादा चाहिए, क्योंकि सर आपके सवाल की वजह से आपने इतने अच्छे सवाल पूछे कि मैंने 6-7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो भी मुझे बोलना है। आप बस यस सर नो में एक शब्द बोल दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ सर। ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस लिया है जिस व्यक्ति ने, ऑब्वियसली वही अच्छा डिसीजन देगा, अब लेकिन मैं इसके वहां पे आगे मैटर जानना करता चाहता हूँ, है एक ठीक चीज है सर, और, आप एक सेकेंड। आप सीनियर है मेरे। कई दफा क्या होता है कि जैसे कोलिजियम जो होता है वो एक अलग है, जो कि जजेस के कोलिजियम है, वहां पर जजेस विल अपॉइंट, चीफ जस्टिस विल रिकमेंड एंड प्रेसिडेंट विल अपॉइंट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। जी अब ये जो सर। स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन होते हैं वो अलग होता है। जी सर। फाइन। जो कोलिजियम के रिकमेंडेशन के थ्रू जाते हैं वो जाते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि इन्होंने बार में 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये अच्छे लॉयर हैं, जो इन्होंने वैसे तो स्टेट ऑन गवर्नमेंट। पेपर है, बट ऑन एन एवरेज 17-18 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही बिल्कुल बिल्कुल यूजुअली बिल्कुल, होते हैं। हर किसी एग्जैक्टली। की किस्मत धनंजय चंद्रचूड़ जैसी नहीं है कि 86 में पीएचडी करके आए, 12 साल में ही हाई कोर्ट में रिकमेंड हो गए एंड फिर चीफ जस्टिस ऑफ यूपी हाई कोर्ट रहे, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2022 में बनने वाले हैं। दैट्स हाँ एन जी, तो फिर एक्सेप्टेड, वी शुड उसमें ये टेक इट है एज कि दोनों में बहुत फर्क है। अब कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति लखनऊ, जैसे मेरे यहाँ पे क्या है, लखनऊ बेंच में आपने प्रैक्टिस किया 15-20 साल 25 साल आपने प्रैक्टिस किया, और फिर लखनऊ बेंच में ही आप जज के तरीके से प्रमोट हो गए, नॉमिनेट हुए, और यू आर नाउ इलेक्टेड एज अ जज। होता क्या है फिर उसमें कि एक जो बात होती है ना कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। अब उन्हीं के चेंबर के जो केसेस थे वो उनके जूनियर्स के पास चले जाते हैं और फिर वो डिसीजंस देते हैं। एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छे हैं, पर क्या वो अच्छे जज हो सकते हैं? सर ये आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मैं सर बिल्कुल अगर मैं करूंगा। अपोजिट अब पार्टी होता हूँ, क्या अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं तो इस चीज को ऑब्जेक्शन उठा सकता हूँ कि इस केस पे, सर इसका एग्जांपल मैं दूंगा, होता क्या देखिए, जस्टिस यूयू ललित ने इसीलिए बाबरी मस्जिद केस में अपने आप को पीछे कर लिया था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो इंटरेस्ट है, उनकी क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकेबिलिटी पे जब आप सर अगर, जाएंगे तो अच्छा ये ठीक है बहुत सर, फर्क हो जाता सर आपने है। अब लेकिन जो अभी तक आपने इस सवाल बोला का है जवाब नहीं कि दिया अगर सर। मैं अच्छा तो दे आपने दिया दे हूँ दिया जवाब, सर। सर मैं दे दिया। आप दोनों लोगों को इंटरप्ट करते हुए मैं ये बोलूंगी कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम थोड़ा सा, सो अगर हम अपनी तो दोनों। इसमें पहले एक्सपीरियंस को थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जी जो सर। मैं जल्दी से बोल देना चाहता हूँ कि जी सर। मैं फर्स्ट ऑफ आंसर ऑल रिपीट कर सारे, दे रहा हूँ कि जो जो एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली बेटर डिसीजन देगा। सर अब मैं इसके आगे इलेबोरेट करना चाहूंगा कि सर पहली बात, आप हम सभी को सबसे पहले एक विधि की रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले उसके पेज नंबर 5 में जाके जो रंकिन रिपोर्ट की आई थी उसमें उन्होंने एक चीज साइट करी थी, सॉरी, और रंकिन रिपोर्ट के बाद 1958 में 40 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो 14th रिपोर्ट थी उसमें बिहार चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा था कि 3 से 5 साल की प्रैक्टिस होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें जो लड़का जो नया एडवोकेट है वो डिटोरिएट ज्यादा हो जाता है। ये बात आपकी सही है।
अब एक्चुअली अगर हम इस चीज में प्रॉब्लम्स देखें कि अभी एट प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे पहली बात अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि जुडिशियरी के लिए इधर एचजेएस हायर जुडिशियल सर्विस या फिर पीसीएसजे जो एग्जाम्स है वो यूनिफाइड तरीके से नहीं होते हैं, उनके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स भी बहुत वीक हो जाते हैं कि एक पीसीएसजे को प्रमोट होगा अगर वो डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्रैक नहीं करता है। पहले हमें आइडेंटिफाई तो करें कि प्रॉब्लम क्या क्या है, कि पीसीएसजे के जो एग्जाम है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं होते हैं, वैकेंसी बार बार नहीं आती है, उसके एग्जाम रिजल्ट वैसे तो पिछले 3 साल का अभी तक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है सभी जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स का, लेकिन अगर हम ओवरऑल उठा के देखें कि ये प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे पहली दो बात कही जाती है कि जो बच्चा अगर 3 साल मेहनत कर लेगा, उसकी प्रैक्टिस जम गई तो आएगा क्यों, वकालत जज में क्यों आएगा? तो सबसे पहली बात यह है कि जिसकी 8-10 साल की प्रैक्टिस हो चुकी होती है तो वो तो उसके पास तो ऑलरेडी ज्यादा क्लाइंट्स हैं। कोई 10 साल बैठ के तो तैयारी करता नहीं है लोग, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर 22, 23, 24 की एज में किसी ने पास आउट किया है तो 10 साल बाद 34, 35 उसकी जब एज हो गई है तो जाहिर सी बात है उसकी एक फैमिली भी है, उसके पेरेंट्स बूढ़े हो चुके हैं, उसके ऊपर खुद उसकी एक फैमिली है, उसके ऊपर डिपेंडेंट्स हो गए हैं अब कुछ लोग बहुत सारे, तो उसके बाद भी वो एग्जाम देता है और वो एचजेएस का एग्जाम देता है और तब भी अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होती है तो ही लीव्स इट। सेम इज विद कॉलेजियम। और लोग कहते हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस जम गई है तो आपको क्यों एचजेएस सॉरी क्यों जज का एग्जाम देंगे, तो फिर तब तो उस हिसाब से एचजेएस को हटा देना चाहिए, है ना, क्योंकि 7 साल के बाद कौन जज बनना चाहेगा। और एक प्राइम एग्जांपल में बार बार जस्टिस यूयू ललित का आप देखिए, वो तो इतने बड़े एडवोकेट थे, उनके तो फादर इतने बड़े क्रिमिनल एडवोकेट थे इंडिया के, वो खुद भी इतने बड़े एडवोकेट थे, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस छोड़ के क्योंकि उन्हें एक जुडिशियरी में जाना था, उनकी एक प्रोफेशनल एथिक्स थी, वो डायरेक्ट फिर अपॉइंट भी हुए सुप्रीम कोर्ट में। तो सर, और पहली बात, आप ऑल ओवर वर्ल्ड की अब बात करते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, चाहे आप यूएसए में जाइए, यूके में जाइए, एवरेज एज ऑफ ए जज इन यूके इज 58.8। एवरेज एज ऑफ ए जज एट पीसीएसजे लेवल, एट जेएमएफसी और सिविल जज जूनियर डिवीजन लेवल, उसकी एज है 26 to 27, एक्सेप्ट फॉर केरला जहां पे एज लिमिट है, जहां पे एवरेज एज है 33। यूएसए में जाइए, जो सबसे छोटा मजिस्ट्रेट जो बनता है, जो जुडिशियल हायरार्की में जो सबसे निचले स्तर पे जो मजिस्ट्रेट होता है, वो बनने के लिए ऑल्दो वहां भी एक्सपीरियंस 5 इयर्स का चाहिए, लेकिन वहां पे जज भी बनता है 20 से 22 साल की प्रैक्टिस के बाद। बिकॉज आप जज का कॉन्सेप्ट क्या है? जज का कॉन्सेप्ट ये है कि उसने एक्सपीरियंस आदमी, उसने पहले जाए कोर्ट प्रोसीडिंग समझे, वो एक्सपीरियंस ले फिर जज बने। जब तक उसे तजुर्बा नहीं होगा उसे तब वो जज कैसे बन सकता है? तो इसीलिए आप इसको ना तो यूपीएससी से कंपेयर कर सकते हैं, ना आप एनडीए से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि चलिए आप एनडीए के तो प्रोसीजर्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन यूपीएससी के बारे में सबको पता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर। लेकिन कि जैसे हम एनडीए यूपीएससी से कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे यूएस यूरोप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूट अलग है। सर नीतीश सर, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मैं यहाँ पे जज टू जज को कंपेयर कर रहा हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ जज ऑल ओवर द वर्ल्ड को कंपेयर कर रहा हूँ, और इंडिया में जब मैं यूपीएससी से कंपेयर कर रहा हूँ तो डिफरेंस बिटवीन दी सर्विसेज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। जुडिशियरी क्या है? अब आप आईपीएस में आइए, एक 21 साल का लड़का, ठीक है, उसने ग्रेजुएशन से उसने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी, बहुत मेहनत करी, 21 की एज में उसने बन गए, वो आईपीएस बन गए, बने भी हैं, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। उसको सबसे पहले 2 साल की ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग के बाद ही बिकम्स एन एएसपी, 3 to 4 years, एएसपी के बाद ही बिकम्स डीएसपी, डीएसपी में 2-3 साल रहने के बाद ही इज प्रमोटेड टू एसपी। तो एसपी बनते बनते ही 30 to 31 years of 31 years of age, और उसमें तब तक एक एसपी बनते बनते उसे 8-9 साल, 7 ऑन एन एवरेज 5 साल से लेकर 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, और एसपी, और वहां पे उसको मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग के राइट्स दिए जाते हैं कि कहीं पे अगर राइट्स हो रहे हैं उसे कैसे रोकना है, कहीं पे अगर उन्हें रेड डालनी है या किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो बिना पब्लिक को डिस्टर्ब किए हम उस क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? इसी चीज को कहा गया कि इसीलिए जुडिशियल, अब यहाँ क्या है, और हम प्रॉब्लम्स को डीप में जाएंगे। इसको क्यों कहा जा रहा है? राहुल सर, एक स्टूडेंट है। राहुल सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई गेस कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। वैसे भी वी आर हैविंग
2 minutes and 30 seconds. So I'll be giving 30 seconds to Nishant sir to wrap up this meeting, and then I'll be giving 30 seconds to you sir कि हम इसका एक समराइज व्यू पॉइंट अपने व्यूअर्स को दे पाएं कि हाँ हम ऐसा सोचते हैं, दिस इज राइट एंड दिस इज so Nishant sir. Fine. So for me experience is undoubtedly it's very important. और जैसा कि है कि प्रमोशनल एक्सपीरियंसेस मिलते चले जाते हैं, अब वहां पे जरूरी ये है कि अगर हम एक्सपीरियंस को काउंट करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस के टेस्ट बहुत सारे होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उन सारे टेस्ट को भी हम एग्जामिनेशंस में इंक्लूड करें ताकि हम सही एक्सपीरियंस को ही सामने लेकर के, कागजी एक्सपीरियंस को लेकर के सामने ना चले आए कि हम 5 साल 20 साल प्रैक्टिस किए और पीसीजे का एग्जाम दे रहे हैं। इतना ही है मेरा, क्योंकि जो रिकमेंडेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया दे रहा है वो अच्छा है, इट्स गुड, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे होगा, पूरा सोल्यूशन देना चाहिए। Now over to you Rahul sir, I'll be giving you 30 seconds to wrap up. Yes मैम, आप 14 विधि रिपोर्ट के 14 नंबर ऑफ पेजेस देखिए, उसमें जो अभी एग्जिस्टिंग जो ट्रेनिंग दी जा रही है जजेस को, उसके लूपहोल्स को गिनाए हैं, प्लस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 118th रिपोर्ट को भी ये कहा गया था कि बिकॉज वैसे तो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसको मैंडेटरी करना चाहिए। सेम एक 23 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट एलएलबी किया, एक उसमें मेहनत करके जुडिशियल सर्विस का एग्जाम हो गया, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब इंसान के पास एक्सपीरियंस आता है तो जाहिर से तो पहले सोबर हो जाता है, उसकी जो एक्साइटमेंट लेवल होती है वो हमेशा उसे पता है अपनी एक्साइटमेंट को कैसे कंट्रोल करना होता है। और अगर आप एमपी लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जजमेंट पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल ऑफिसर्स आर आल्सो प्रोन टू मीडिया ट्रायल, तो वैसे जो नए बच्चे जिनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है दे विल बी मोर प्रोन टू मीडिया ट्रायल, इसलिए एक्सपीरियंस जरूरी है। और उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस मेरे ये हैं कि पहले एलएलबी खत्म करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो यहाँ रिकमेंड कर रहा है वो पहले अपनी ड्यूटी पूरी करे, वो मैंडेटरीली 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दे सभी एडवोकेट्स को कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसी होती है, क्या होती है, क्योंकि वो 25-30 हजार रुपए तो रजिस्ट्रेशन फीस लेता है लेकिन ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, तो इसीलिए ट्रेनिंग देना सबको जरूरी है। और उसके बाद अगर 3 साल की बजाय 1-1.5 साल के भी एक्सपीरियंस रखते हैं तो भी सही है। दूसरा कि ट्रेनिंग सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग जजेस को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उन्हें अपने जूनियर जज को कैसे ट्रेन। So it's a wrap up, and I don't think so कि this is a half an hour discussion topic. So let us know in the comment section कि अगर आप इसका part 2 चाहते हैं तो। And in the end I would like to say कि 3 चीजें होती हैं, eligibility, qualification and experience, और यहाँ मुद्दा mainly experience का है। So please let us know in the comment section कि आप क्या सोचते हैं कि ये 3 years experience जो कि BCI की नई notification के according requirement है वो होनी चाहिए या नहीं। तब तक के लिए stay tuned। जय हिंद।